औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हमारे सबके रहनुमा मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए हम सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। ऐसे IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब, जिनके ज़रिए से करियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से कुछ नई राह हमको समझने में मदद हुई, ऐसे आमिर अंसारी साहब। स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उलेमा इकराम, यहाँ पर मौजूद सभी अलग अलग संगठन के, अलग अलग सबके जमातों से आए हुए वाबस्ता और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, क्योंकि आप लोग बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के एक एक सेकंड की कदर करता हूँ, इसलिए मैं नाम लेने में ज़्यादा वक्त न डालते हुए मुख्तसर वक्त के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आप सब लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि एहसास फोरम के ज़रिए विजन एकेडमी और मेरे तमाम साथियों ने जो काविशों के ज़रिए आज के इस प्रोग्राम को इनेकाद करने के लिए पहल की है, मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक बार ज़ोर से तालियां बजाएं, क्योंकि नांदेड़ में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग शक्ल के होते हैं, लेकिन तालीमी एक ऐसा क्षेत्र है, फील्ड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको तरक्की की ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी कम है, ये अब्दुल रहमान साहब ने आंकड़ों के साथ अपने लिखी हुई इस किताब के रेफरेंस से, सच्चरा और रंगनाथ मिश्रा के रेफरेंस से आपको बताई है। ऐसे वक्त में जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जो हमको मालूम है कि हमारे पास यंत्रणा नहीं है, हमारे पास साधन सामग्री नहीं है, हमारे पास बहुत आला सुविधाएं नहीं हैं, मेहनतकश मज़दूरों की हम जमात है, लेकिन बावजूद उसके जो बच्चियाँ डिस्टिंक्शन का स्कोरिंग कर रहे हैं, उनकी और उनके पेरेंट्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनको एक ऐसा अवार्ड दिया जाना चाहिए जिस अवार्ड उस शख्सियत के नाम से हो, जिस शख्सियत को उनके इंतकाल के बाद भी लोग आज तड़प के याद करते हैं कि नांदेड़ में तालीम याफ्ता क़यादत के तौर पे प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब को आज याद किया जाता है। उनके नाम से एक्सेलेंस अवार्ड देने की पहल ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने की है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नांदेड़ में के 3 ऐसे एक्टिविटी है जो नांदेड़ में हमारे टीम ने, हमारे ग्रुप ने, हमारे नौजवानों ने शुरू किए। एक मरहूम मंत्री 3 बार आमदार रहे मरहूम फारूक पाशा साहब के नाम से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी एक गुज़िश्ता ही कुछ दिनों पहले शुरू की गई है। आज नूरुल्लाह खान साहब के नाम से पूरे नांदेड़ महानगर के एरिया में और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे ज़िले में जो बच्चे तालीम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ये एक्टिविटी शुरू की गई है और उर्दू अदब के लिए भी एक एक्टिविटी हमारे ग्रुप ने शुरू की है। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हर साल ये एक्टिविटी इन्हीं संगठन, इन्हीं टीमों के ज़रिए इंशाल्लाह ली जाएगी और हर साल ये प्रोग्राम हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे और नांदेड़ में एक रिवायत इंशाल्लाह इस बहाने से शुरू की जाएगी। यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब ने एक बात कही है कि हमारे कौम को काबिल पत्रकारों की भी ज़रूरत है, काबिल वकीलों की ज़रूरत है, काबिल डॉक्टर, काबिल इंजीनियरों की जैसी ज़रूरत है, वैसे काबिल जजेस की भी ज़रूरत है, काबिल पुलिस अफिसरों की भी ज़रूरत है, काबिल हर शोबे के अंदर हमारी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, उससे 10-20% भी नहीं है। इसलिए हर शोबे के अंदर उन्होंने कहा कि काबिल इंजीनियर होना, काबिल डॉक्टर होना, काबिल टीचर होना, काबिल पत्रकार होना, काबिल वकील होना, काबिल जज होना, काबिल बिल्डर होना, काबिल हर फील्ड में चाहिए। लेकिन ये तभी किसी भी कौम के अंदर जब तक काबिल क़यादत नहीं होती है, काबिल लीडरशिप नहीं होती है, तब तक उस कौम के अंदर काबिलियत नहीं आती है। इसलिए काबिल क़यादत और काबिल टीचर ये 2 ही शोबे ऐसे हैं जो मिल्लत की तामीर करते हैं। किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर जैसे लोहे और सीमेंट की इस्तेमाल के बगैर मजबूत इमारतें नहीं बनती है। किसी इमारत की तामीर में जो भूमिका सीमेंट और लोहा इस्तेमाल करता है, वैसे किसी मिल्लत की तामीर के अंदर लोहा और सीमेंट अगर कोई है तो एक काबिल क़ायद होता है और काबिल टीचर होता है। जिस कौम के पास काबिल टीचर होते हैं, काबिल क़ायद होते हैं, वो कौम कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। और आज अगर इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी मुसलमान एक कमज़ोर कौम के तौर पे नज़र आ रही है तो कमी कहाँ पर है, किल्लत किस चीज़ की है, तो काबिल टीचर और काबिल क़यादत की है। और अगर हमारे पास पत्थर के नीचे उठाओगे तो लीडर मिल जाते हैं,
हर गली मोहल्ले में लीडर है, क़यादतें हैं, और हर गली हर मोहल्ले हर स्कूल में टीचर भी है। तो अब हमको अपने टीचर और अपनी क़यादतों की काबिलियत पे भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब आप टीचर की अपॉइंटमेंट के वक्त किस तरीके से वो अपॉइंटमेंट होती है, उन तरीक़ों की शिनाख्त कीजिए कि काबिलियत के दम पर टीचर अपॉइंट होते हैं या डोनेशन के दम पे होते हैं। अगर डोनेशन के दम पे होंगे तो फिर कौम के अंदर तामीर में क्या काम होगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन काबिलियत के दम पर अगर टीचरों की अपॉइंटमेंट्स होना शुरू हो जाएगा तो फिर काबिल कौम भी बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हमको सियासत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, एक किसान का बेटा कहकर सर ने अपनी तारीख बताई कि उनके तो छोड़ी, उनके पूरे घर में घड़ी नहीं थी, पूरे घर में घड़ी नहीं थी। वक्त देखने के लिए वो आसमान को ताक कर वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। इतने स्ट्रगल से निकलकर अब्दुल रहमान साहब ने बहुत मेहनत के बाद आईपीएस को क्रैक किया। आईपीएस क्रैक करना मामूली बात नहीं है। यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर लेंगे, यूपीएससी के एग्ज़ाम मेंस तक भी आईपीआर हो जाएंगे तो आप दुनिया भर की नॉलेज लेकर वहाँ तक जाते हो। भले मेंस में फेल हो जाओ लेकिन आप कम से कम एक जानकार बन जाते हो, इतनी जानकारियाँ आपको मिल जाती है। लेकिन आईपीएस या यूपीएससी में आईपीआर होने वाले लाखों बच्चों के अंदर चंद दर्जन लोग सिलेक्ट होते हैं। और वो आईपीएस जो कंधे पे खुदा हुआ होता है ना, उसके लिए किन शोलों पे चलकर वो बने होते हैं। लेकिन जब वो आईपीएस के अहदे पर है और रहते हुए उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क की ज़रूरतों को देखा तो उनको जो नज़र आया वो सूरत हाल कि इस मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और वो इस सिस्टम में है, वो इस सिस्टम में है। और वो सिस्टम के अंदर जो भेदभाव है, गैर बराबरी है, वो सबको बराबरी का अवसर नहीं देती है, वो सबको बराबरी का मौका नहीं देती है। और जब उन्होंने उस कुर्सी पे बैठकर सिस्टम को सुधारने की कोशिशें की, उसका खामियाजा सर को भुगतना पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि कितना सही है कि ये बातें बाहर आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे सर एक वाक़या याद है कि जब पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम लिया जा रहा था और आप यवतमाल में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अहदे पर थे और वहाँ पर लेखी परीक्षा के अंदर आपने बच्चों को उर्दू में पेपर लिखने की सहूलत दी थी। और वो वजह थी कि पूरे महाराष्ट्र में जितने मुस्लिम बच्चे सिलेक्ट हुए उससे ज़्यादा बच्चे अकेले यवतमाल से सिलेक्ट हुए थे। एक कदम उठाकर उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उनके इख्तियार में था, इख्तियार में था, लेखी परीक्षा लेने का हुक्म था, उन्होंने ले लिया। मराठी अंग्रेज़ी के साथ में उर्दू का भी पर्चा निकाल दिया और पूरे महाराष्ट्र में जितने बच्चे भर्ती हुए उससे ज़्यादा बच्चे अकेले यवतमाल से भर्ती हुए थे। वहाँ पर यह दिखा दिया था कि हमको बराबरी का मौका दिया जाएगा तो हम किसी से कम नहीं हैं। ये चीज़ पूरे महाराष्ट्र के सिस्टम को हिलाने का काम किया। सर ने तो कई दर्जनों लोगों को नौकरी लग गई, उनके घरों में खुशहाली आ गई, लेकिन सर ने जो हिम्मत दिखाई थी उसके लिए सर को कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। और उसके बाद सिस्टम ने सर के साथ क्या किया होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये गैर बराबरी सर ने पोस्ट पे रहते हुए देखी हुई है। लेकिन जब एनआरसी और सीए का कानून आया, इस मुल्क की सबसे मजबूत अगर कोई चीज़ है, मजबूत न्यू अगर पाया कोई है इस मुल्क का तो वो मुल्क का संविधान है। और आज जितने मौजूद मेहमान यहाँ पे स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाए, जिनका इस्तकबाल किया गया, उनको अवार्ड के साथ, ट्रॉफ़ी के साथ, शॉल के साथ में जो चीज़ हमने दी है वो है उर्दू का संविधान दिया है। जितने मौजूद मेहमान स्टेज पे थे सभी को उर्दू में लिखा हुआ संविधान की कॉपी दी गई है, क्योंकि आम तौर पे संविधान के तर्जुमे वाले उर्दू की कॉपियाँ शॉर्ट होती है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए आज स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सभी को उर्दू का संविधान दिया है। इस संविधान को बचाने की बात सब कर रहे हैं, लेकिन इसको बचाने का काम हर कोई नहीं करेगा। इसको बचाने के लिए हमको ही संविधान बेदार और जागरूक होना पड़ेगा और संविधान को बचाने की लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। इसलिए अपनी ज़ुबान, अपनी भाषा में संविधान यहाँ पे उपलब्ध है। आप में से किसी को चाहिए तो आप उबैद सर को या हमारे टीम को कांटेक्ट करोगे तो इंशाल्लाह आप तक उसकी कॉपी ज़रूर पहुँचाई जाएगी। ये संविधान की नींव क्या है? संविधान कहता है कि किसी को भी धर्म, जात, भाषा, प्रांत और जन्म के आधार पर किसी के साथ
गैर बराबरी नहीं की जाएगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस भारत में कानून बना NRC CA का, जिसमें लिखा हुआ है कि हम उनको शहरियत देंगे अगर वो मज़हब से हिंदू है, उनको शहरियत देंगे अगर वो मज़हब से ईसाई है, उनको शहरियत देंगे अगर वो मज़हब से पारसी है, उनको शहरियत देंगे अगर वो मज़हब से बौद्ध है, उनको शहरियत देंगे अगर वो मज़हब से सिख है, लेकिन उनको शहरियत नहीं देंगे अगर मज़हब से मुसलमान हैं। ये गैर बराबरी का पहला कानून आज़ाद मुल्क के 76 सालों में NRC CA का बना। और जब संविधान के उस बराबरी के पिल्लर के ऊपर हमला हुआ, तब IPS की बड़े मुश्किल से अचीव की वाली IPS की पोस्ट और कुर्सी को लात मार के सर ने कहा था कि मैं इस ओहदे पे बैठने की बजाय संविधान को बचाने के लिए रास्ते पे उतरना पसंद करूंगा। ये हिम्मत दिखाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान साहब ने किया और रिजिग्नेशन देकर वो पूरे NRC CA के लिए मुल्क भर में निकल गए, बेदारी के प्रोग्राम किए। कुल जमाती तहरीक के प्रोग्राम में नांदेड़ में भी अब्दुल रहमान साहब की शिरकत हुई थी और यहाँ पर भी आकर उन्होंने NRC में सर ने तकरीर की थी। सर ने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन देखिए कि सर 6 साल 5 साल हो गए, सर ने रेजिग्नेशन उठाकर दे दिया, सिस्टम छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार छोड़ने को तैयार नहीं है, सरकार रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। सर ने धुलिया से लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, इलेक्शन ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट किया। सर अदालत में जाके बोले कि मैं रेजिग्नेशन 19 में दे चुका हूं, अब मुझे यहां पे इलेक्शन लड़ना है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हारे रेजिग्नेशन का फैसला होगा, उसके बाद इलेक्शन का सोचिए। एक अच्छा सुनहरा मौका इस लोकसभा में सर का ये सिस्टम की गलती की वजह से मिस हो गया, नहीं तो मैं पूरी यकीन के साथ कहता कि आज की तारीख में सर यहाँ सिर्फ IPS अब्दुल रहमान नहीं, तो यहाँ पर खासदार अब्दुल रहमान साहब के हैसियत से इंशाल्लाह शिरकत करते। लेकिन ये सिस्टम में रुकावट डालता है। इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई एक मुसलमान लोकसभा लड़ रहा है, उनको प्रॉब्लम ये है कि अब्दुल रहमान इलेक्शन लड़ रहे हैं जो सिस्टम को समझकर बदलने का दमखम रखते हैं। ऐसे लोग इस सिस्टम को नहीं चाहिए, ऐसे काबिल लोगों को सिस्टम में और असेंबली पार्लियामेंट में पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल मैं यहाँ पे बच्चे बैठे हुए सभी तालिब इल्म का, सभी 10वीं 12वीं के बच्चों का, आपका मैं 3 बार इस्तकबाल करता हूँ। पहला इस्तकबाल क्योंकि आपने डिस्टिंक्शन एंड अबव मार्क्स लिए, दूसरा इस्तकबाल इसलिए करता हूँ कि आप हमारे कौम की शान बना रहे हो, सिर्फ माँ बाप के नहीं तो कौम और मिल्लत की शान बढ़ाने का काम आपने किया है। और तीसरा इस्तकबाल इसलिए कि आपने मेरे मुल्क की शान बढ़ाई है, आपने भारत की शान बढ़ाई है कि भारत के मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ कम सहूलतों के बावजूद डिस्टिंक्शन में स्कोरिंग कर सकते हैं, ये दिखाने का काम आपने किया है। 10वीं के ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो 10वीं के हैं। मैं 10वीं के स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि 10वीं के मार्क्स आपको ख्वाब दिखाते हैं, 10वीं के मार्क आपको ख्वाब दिखाते हैं। 10वीं के मार्क ख्वाब दिखाते हैं, काबिलियत नहीं दिखाते। 10वीं के मार्क ख्वाब दिखाते हैं, वो ख्वाब आप देख रहे हो, आपके माँ बाप देख रहे हैं, आपके ख़ानदान के लोग देख रहे हैं, लेकिन अब उस ख्वाब को काबिलियत में तब्दील करने के लिए आपको शदीद 11वीं 12वीं और नीट या जेई जो भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम हैं वो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एंट्रेंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10वीं तक आपने जितनी मेहनतें की हैं इससे ज़्यादा मेहनतें एंट्रेंस की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके एडमिशन का क्राइटेरिया 10वीं 12वीं में 90-95% लिए इसलिए नहीं है, तो आपने एंट्रेंस में कितना स्कोरिंग किया उसके बिना पर है। इसलिए अब एंट्रेंस की पढ़ाई करते वक्त आपको अपनी मेहनतें बढ़ानी पड़ेगी। और मैं नौजवानों को ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर के निज़ाम में भी आप थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन ला लीजिए कि आपके घर में बर्तन धोने का काम आपकी माँ या वालदा का नहीं है, वो अपना भी है। आपको नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब बैठी जगह पे पानी मांगते हैं, बैठी जगह खाना मांगते हैं। अब इस दौर को बदलना है तो आज 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं आपको बदलना पड़ेगा। अब आपके लिए खाने के लिए पानी ला कर देने का काम आपकी माँ नहीं करेगी, माँ को खाना खिलाना और पानी ला कर देने का काम आपको करना पड़ेगा। इस निज़ाम को जब तक आप नहीं बदलोगे, इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलोगे, आज हमको अपने बहन बेटी को बीवी को
डॉक्टर के पास दिखाना है तो लेडीज़ डॉक्टर ढूंढते, लेकिन बच्ची को जब आगे पढ़ाना है तो फिर हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को, बच्चियों को बड़े बड़े अहदों पे, मकाम पे मिले, तो हमको उनको घर के काम की पाबंदी से भी बरी करते हुए अपनी जिम्मेदारी पे लेना पड़ेगा। अपने चड्डी बहनन धोने की आदत बच्चों ने खुद डालनी चाहिए। अपना खाना, अपने बर्तन धोने की, कम से कम अपनी प्लेट धोने की आदत भी अगर नौजवानों में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि किसी कौम की तरक्की सिर्फ डिग्री हासिल करने से नहीं होती है, उसके अंदर के अखलाक और काबिलियत से होती है। सर ने एक लिटमस टेस्ट दिया है, जिन मोहल्लों में ईशा के बाद सन्नाटा होता है वो तरक्की कौम की होती है और तरक्कीशुदा कौम के मोहल्ले होते हैं। और जिस कौम के ईशा के बाद में रंगीनियाँ बढ़ जाती है मोहल्लों में, वो कौम पिछड़ी कौम की निशानी होती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुसलमानों के बस्ती में नायक साहब की गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को, पेट्रोलिंग की गाड़ी को आने से पहले हम अपनी बस्तियों में ईशा के बाद सन्नाटा हो और फजर के बाद चहल पहल हो, ऐसे नज़्म के लिए आप और हम आगे बढ़ेंगे। वक्त की कमी है, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब को हमको सुनना है, उनके मार्गदर्शन, उनका रहनुमाई हमको लेनी है। इसलिए मैं रुकता हूँ, आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय हिंद, जय संविधान।